तो कहानी की शुरुआत साल 1947 से होती है, जहां इटली के वेनिस शहर में हम डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो को देखते हैं, जो कि रिटायर होकर आराम से जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने एक रिटायर पुलिस ऑफिसर को अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रख लिया है। आज सुबह जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कई सारे लोग अपने केसेस लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी एक आदमी उनके पीछे पड़ता है तो उनका बॉडीगार्ड आकर उस आदमी को पंच मारकर गिरा देता है। दोबारा पीछा करने पर बॉडीगार्ड उस आदमी को पानी में फेंक देता है। इसके बाद जब डिटेक्टिव अपने गार्डन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो तभी उनका बॉडीगार्ड उनके पास आता है और कहता है कि एक लेडी आई है जो कि कह रही है कि वो आपकी दोस्त हैं और उन्होंने मुझे आपको ये एप्पल दिखाने के लिए कहा है। एप्पल को देखकर डिटेक्टिव उस लेडी को पहचान लेते हैं और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद वो लेडी यानी कि एड्रियाना ओलिवर घर के अंदर आती हैं। दरअसल ये सच में डिटेक्टिव की पुरानी दोस्त थी और अब ये एक ऑथर यानी कि लेखक बन गई होती हैं, जो कि मिस्ट्री बुक्स लिखती हैं। ओलिवर डिटेक्टिव से बात करती हैं और कहते हैं कि बिना किसी केस के तुम्हारे दिमाग को जंग लग रही है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। ओलिवर डिटेक्टिव को बताती हैं कि आज हैलोवीन है और अनाथ बच्चों के लिए आज एक घर में पार्टी रखी गई है। दरअसल कुछ समय पहले ही उस घर में रहने वाली औरत रुवीना की बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी माँ रुवीना आज पार्टी के बाद उस घर में एक औरत मिस रेनॉल्ड्स को बुलाने वाली है और मिस रेनॉल्ड्स का ये दावा है कि वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आओ और ये साबित करो कि आत्माओं जैसा कुछ भी नहीं होता और वो औरत झूठी है। डिटेक्टिव पोयरो ओलिवर की बात मान जाते हैं। इसके बाद रात में सभी बच्चों को उस घर में पार्टी के लिए लाया जाता है। डिटेक्टिव पोयरो और ओलिवर अपने बॉडीगार्ड के साथ इस घर में आते हैं। इस शहर में सभी लोगों का मानना था कि ये घर भूतिया है। यहाँ सभी बच्चों को पार्टी से पहले एक कहानी सुनाई जाती है और बताया जाता है कि कई साल पहले इस घर में अनाथ बच्चे रहते थे। एक डॉक्टर और एक नर्स उन बच्चों का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर पूरे शहर में एक बीमारी फैल गई और डॉक्टर और नर्स ने उन बच्चों को इस घर में कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद वो बच्चे तड़प तड़प कर यहीं मर गए। और कहा जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी इस घर में मौजूद हैं और जो भी इंसान उन बच्चों की आत्माओं को सुनता है तो उसका मरना तय है। लेकिन हमारे बीच यहाँ कोई भी नर्स या फिर डॉक्टर नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब कहानी के बाद पार्टी शुरू की जाती है। सभी बच्चे पार्टी का मजा लेने लगते हैं। तभी इस घर की देखभाल करने वाली लेडी यानी कि ओल्गा एक बच्चे लियोपोल्ड से कहती है कि बुक्स पढ़ना छोड़ो और आज तो पार्टी का मजा लो। लेकिन लियोपोल्ड कहता है कि आज हैलोवीन है, इसलिए मैं डरावनी कहानियां पढ़ रहा हूँ। ओल्गा कहती है कि कम से कम केक तो खा लो, लेकिन लियोपोल्ड मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने डैड को देखकर आता हूँ, उन्हें पार्टीज पसंद नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर दूसरे रूम में लियोपोल्ड के डैड अकेले बैठे हुए थे। लियोपोल्ड के डैड ही असल में मरने वाली लड़की यानी कि एलिसिया के डॉक्टर थे, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता है कि उन्हें खुद ही डॉक्टर की जरूरत है। खैर यही हम रुवीना को देखते हैं, जो कि एलिसिया यानी कि मरने वाली लड़की की माँ होती हैं। डिटेक्टिव पोयरो रुवीना को देखते हैं। ओलिवर यहाँ आकर उन्हें बताती है कि उनकी बेटी एलिसिया ने ऊपर से कूदकर अपनी जान ले ली थी और आज एलिसिया की आत्मा का ही आवाहन होगा। अब कुछ समय बाद मिस रेनॉल्ड्स अपनी असिस्टेंट डेस्डेमोना के साथ यहाँ आ जाती हैं। मिस रेनॉल्ड्स इस घर को देखकर कहती हैं कि यहाँ तो कई सारी आत्माएं हैं। मिस रेनॉल्ड्स रुवीना से कहती हैं कि आपकी बेटी का कमरा तीसरी मंजिल पर है। रुवीना ये सुनकर चौंक जाती है कि इन्हें कैसे पता चला मेरी बेटी का कमरा कौन सी मंजिल पर है। तभी मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि क्या हम आवाहन वहाँ कर सकते हैं। रुवीना मान जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव पोयरो और ओलिवर मिस रेनॉल्ड्स से बात करते हैं। डिटेक्टिव मिस रेनॉल्ड्स से कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपका पर्दाफाश करने आया हूँ। डिटेक्टिव मिस रेनॉल्ड्स से कहते हैं कि आत्माओं जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर आत्माएं होती तो इसका मतलब है कि उन्हें बनाने वाला गॉड भी है, और अगर गॉड है तो इस दुनिया में इंसानियत और अच्छाई जैसी चीजें भी हैं। लेकिन मैंने दुनिया बहुत देखी है और दुनिया में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब तभी वहाँ लगा झूमर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये गॉड का कोई इशारा है। ये सब देखकर मिस रेनॉल्ड्स डिटेक्टिव से कहती हैं कि आप कुछ कह रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव पोयरो अब कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। ये सब लोग आह्वान की तैयारी करने लगते हैं। ओल्गा डिटेक्टिव पोयरो और उनके गार्ड को एलिसिया का कमरा दिखाने ले जाती है। तभी रास्ते में इन्हें एलिसिया के डॉक्टर मिलते हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर डिटेक्टिव ओल्गा से पूछते हैं कि एलिसिया आखिर कैसे मरी। इस पर ओल्गा उन्हें बताती है कि एलिसिया बालकनी से नीचे कूद गई थी और उसकी मौत को पुलिस वालों ने आत्महत्या बोलकर केस समाप्त कर दिया। अब इसके बाद ये लोग एलिसिया के रूम के पास आ जाते हैं। ओल्गा रूम का दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन डिटेक्टिव दरवाजे को अच्छे से देखकर ओल्गा से पूछते हैं कि क्या आपसे पहले कोई अंदर गया था। ओल्गा कहती है कि नहीं, इसकी सिर्फ एक ही चाबी है और इस कमरे में सिर्फ मैं ही जाती हूँ। ये लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। डिटेक्टिव पोयरो पूरे रूम को अच्छे से देखने लगते हैं। ओल्गा कहती है कि इस रूम में सारी चीजें वैसे ही रखी हैं जैसे एलिसिया ने छोड़ी थी। अब यहाँ एलिसिया की मॉम यानी कि रुवीना आती हैं। वो यहाँ रखे सामान को देखकर अपनी बेटी को याद करने लगती हैं। ओल्गा डिटेक्टिव को बताती है कि एलिसिया और रुवीना दोनों माँ बेटी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। लेकिन फिर देखते ही देखते एलिसिया बड़ी हो गई और उसे एक शेफ मैक्सी नाम के आदमी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए जल्दी ही उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर उनकी एंगेजमेंट टूट गई। एलिसिया इस घर में वापस आ गई, लेकिन फिर एलिसिया की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और उसे यहाँ मरे अनाथ बच्चों की आत्माएं दिखने लगी, जिसके बाद उन बच्चों की आत्माओं ने ही एलिसिया को मरने पर मजबूर कर दिया। ओल्गा कहती है कि मौत के बाद एलिसिया के शरीर पर एक निशान भी था,
जो कि उन्हीं अनाथ बच्चों की आत्माओं ने बनाया था। लेकिन पुलिस का कहना था कि वो निशान सिर्फ गिरने की वजह से आया है। अब मिस रेनॉल्ड्स भी यहाँ आ जाती हैं। ओल्गा कहती है कि ये औरत जो भी करने वाली है वो सब गलत है और इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ मिस रेनॉल्ड्स पूरे कमरे को देखती हैं और कहती हैं कि इस कमरे में कितना दर्द है। मिस रेनॉल्ड्स यहाँ रखे एक टॉय को उठाती हैं और कहती हैं बाबा। रुवीना ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि इस रैबिट को एलिसिया इसी नाम से पुकारती थी। रुवीना को अब मिस रेनॉल्ड्स पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। तभी इस घर में एलिसिया का एक्स फियोंसे मैक्सिम भी आ जाता है। रुवीना उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर मैक्सिम कहता है कि मुझे यहाँ आने का इन्विटेशन मिला था जिसमें लिखा था कि रात 10 बजे यहाँ पर आ जाना, एलिसिया के बारे में खबर है। रुवीना कहती है कि मैंने तुम्हें इन्विटेशन नहीं भेजा। रुवीना कहती है कि तुम्हें तो एलिसिया की कभी चिंता थी भी नहीं, क्योंकि उसकी मौत के सिर्फ 6 महीने बाद ही तुमने एक नई लड़की को फंसा लिया जो कि काफी अमीर है। मैक्सिम कहता है कि हाँ, वो खानदानी रईस है, उसने मेरे लिए एक रेस्टोरेंट भी खोला है और अब मैं अमीरों की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। मैक्सिम की ये सारी बातें सुनने के बाद एलिसिया के डॉक्टर भड़क जाते हैं, जिससे डॉक्टर और मैक्सिम के बीच नोकझोंक हो जाती है। तभी रुवीना डॉक्टर को शांत कराकर मैक्सिम को अंदर आने की परमिशन दे देती है। इसके बाद बाहर चल रही तेज बारिश और तूफान के बीच एलिसिया के रूम में आह्वान शुरू किया जाता है। डॉक्टर अपने बेटे लियोपोल्ड से कहते हैं कि बेटा जाओ, तुम लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ो। लेकिन लियोपोल्ड कहता है कि मुझे भी एलिसिया की आत्मा से बात करनी है। लियोपोल्ड मिस रेनॉल्ड्स से कहता है कि इस घर की आत्माएं मुझसे भी बात करती हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप झूठी हैं। गजब बेइज्जती है। खैर सभी लोग अब मिस रेनॉल्ड्स के आसपास बैठ जाते हैं। डिटेक्टिव पॉयरो पूरे रूम को अच्छे से देख रहे होते हैं। यहाँ मिस रेनॉल्ड्स एलिसिया की आत्मा को बुलाने लगती हैं। उनके सामने एक टाइपराइटर रखा होता है और मिस रेनॉल्ड्स उससे दूर बैठी थी। मिस रेनॉल्ड्स एलिसिया की आत्मा से कहती हैं कि क्या कोई आत्मा यहाँ पर मौजूद है जो कि बात करना चाहती है। तभी टाइपराइटर पर वाई खुद ही टाइप हो जाता है। मिस रेनॉल्ड्स की असिस्टेंट डेस्डेमोना उसे उठाती है और कहती है कि वाई यानी कि यस, मतलब यहाँ कोई आत्मा मौजूद है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर टाइपराइटर खुद ही कैसे चल सकता है। डिटेक्टिव पॉयरो इन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर मिस रेनॉल्ड्स उस आत्मा से कहती हैं कि तुम कौन हो। तभी कागज पर ए टाइप होता है, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि ए मतलब एलिसिया की आत्मा। मिस रेनॉल्ड्स एलिसिया की आत्मा से कहती हैं कि क्या किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है। तभी दोबारा वाई टाइप होता है, जिसका मतलब है यस। ये सब देखकर डिटेक्टिव पॉयरो इन सारी चीजों को रोक देते हैं। वो लाइट्स को ऑन करते हैं और कहते हैं कि इनका एक और साथी भी यहाँ मौजूद है। डिटेक्टिव पॉयरो एक आदमी को चिमनी में से निकालते हैं। मिस रेनॉल्ड्स की असिस्टेंट डेस्डेमोना कहती है कि निकोलस तुम्हें लगी तो नहीं। डिटेक्टिव ये देखकर समझ जाते हैं कि ये निकोलस है, जो कि मिस रेनॉल्ड्स का दूसरा असिस्टेंट है और साथ ही निकोलस पहले असिस्टेंट का सौतेला भाई भी है। डिटेक्टिव पॉयरो को निकोलस के पास से एक मैग्नेटिक स्विच मिलता है, जिससे डिटेक्टिव सब कुछ समझ जाते हैं। डिटेक्टिव पॉयरो सबको बताते हैं कि टाइपराइटर इसी मैग्नेटिक स्विच की मदद से खुद ही चल रहा था और यहाँ मौजूद पैरों के निशान और दरवाजे पर लगी खरोचों से ये साफ है कि निकोलस पहले ही यहाँ आकर छुप गया था। डिटेक्टिव पॉयरो एलिसिया की मॉम रुवीना से कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के लिए दुख है, लेकिन मिस रेनॉल्ड्स झूठी हैं और आपको बेवकूफ बना रही हैं। डिटेक्टिव पॉयरो के ये कहते ही यहाँ रखी चीजें गिरती हैं। मिस रेनॉल्ड्स की कुर्सी खुद ही घूमने लगती है और अब मिस रेनॉल्ड्स के अंदर एलिसिया की आत्मा आ जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है। एलिसिया की आत्मा अपनी मॉम रुवीना से बात करती है। वो कहती है कि मम्मी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं मरना नहीं चाहती थी। कुर्सी दोबारा घूमने लगती है। मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि एलिसिया मुझे कुछ दिखा रही है। वो बालकनी के पास खड़ी है और उसके साथ कोई और भी है और वो खुद ही नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। एलिसिया की आत्मा सबसे कहती है कि तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है। अब तभी दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। टाइपराइटर पर एम खुद ही टाइप होता है और एलिसिया की आत्मा यहाँ से चली जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ओल्गा कहती है कि ये औरत शैतान की साधना करती है। डॉक्टर और उनके बेटे दोनों को ये चीजें बिल्कुल हकीकत लगती हैं। मैक्सिम को इस सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। ओलिवर इस सब पर विश्वास करने लगी थी क्योंकि उन्हें अपनी नई बुक के लिए एक स्टोरी मिल रही थी। यहाँ रुवीना कहती है कि ये सब सच है और वो मेरी बेटी की ही आवाज थी। लेकिन डिटेक्टिव पॉयरो इस सब के होने की वजह को तलाश रहे होते हैं, क्योंकि वो अब भी आत्माओं जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद डॉक्टर मिस रेनॉल्ड्स को चेक करता है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर डिटेक्टिव मिस रेनॉल्ड्स के पास आते हैं। मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि उम्मीद है अब कल भी आएंगे, हम कल भी ये आह्वान करने वाले हैं क्योंकि रुवीना अपनी बेटी से दोबारा बात करना चाहती हैं। लेकिन डिटेक्टिव पॉयरो कहते हैं कि तुम सिर्फ एक ढोंगी हो, बस तुम थोड़ी चालाक ढोंगी हो। लेकिन मिस रेनॉल्ड्स इस बात को नकार देती हैं और कहती हैं कि काश में एक ढोंगी होती। मिस रेनॉल्ड्स डिटेक्टिव से कहती हैं कि जंग के दौरान एक नर्स को आवाजें सुनाई देती थी। उस नर्स को हर तरफ से लोगों के चीखने की आवाजें आती थी। दरअसल मिस रेनॉल्ड्स अपने बारे में ही बात कर रही थी क्योंकि वो पहले एक नर्स थी। मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि उस दर्द को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं उन आवाजों को उनके अपने लोगों तक पहुंचाऊं। ये सब सुनकर डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने एक माँ को झूठा यकीन दिलाया कि उनकी बेटी की आत्मा तकलीफ में है। मगर मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि सच में मुझे दर्द महसूस हुआ था और मैंने देखा था एलिसिया मरी नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा है। ये सुनकर वो कहते हैं तो बताओ किसने उसे मारा है। मिस रेनॉल्ड्स कहती हैं कि वो तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन शायद कल मैं उस इंसान को देख पाऊं। मगर डिटेक्टिव अब भी मिस रेनॉल्ड्स की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। मिस रेनॉल्ड्स यहाँ से जाने लगती हैं। वो जाते जाते अपना मास्क और अपना सूट डिटेक्टिव को पहनाती हैं और कहती हैं कि ये सब छोड़ो और थोड़ा जी लो। मिस रेनॉल्ड्स यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद डिटेक्टिव पूरे घर को देखने लगते हैं। उन्हें एक जगह पर पानी में कुछ एप्पल्स पड़े हुए दिखते हैं। दरअसल ये एक तरह का गेम होता है जिसमें एप्पल्स को अपने मुंह से उठाना होता है। डिटेक्टिव उसके पास जाकर
अपना मास्क ऊपर करते हैं और उन एप्पल्स को अपने मुंह से उठाने लगते हैं। तभी पीछे से कोई यहाँ आकर उनका मुंह पानी में डुबोने लगता है। डिटेक्टिव अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाते, इसीलिए वो वहीं रुक जाते हैं। तभी किलर उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ डिटेक्टिव पोयरोट का गार्ड आता है, वो उन्हें संभालता है। तभी डिटेक्टिव को याद आता है कि उन्होंने मिस रेनॉल्ड्स के कपड़े और मास्क पहन रखा है, यानी कि वो किलर मिस रेनॉल्ड्स को मारना चाहता था और वो समझ गया कि मैं मिस रेनॉल्ड्स नहीं हूँ। डिटेक्टिव अपने गार्ड से पूछते हैं कि मिस रेनॉल्ड्स कहाँ हैं। तभी मिस रेनॉल्ड्स के चीखने की आवाज आती है और सभी लोग उस जगह पर आते हैं। यहाँ मिस रेनॉल्ड्स को किसी ने ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया होता है और अब उनकी यहाँ मौत हो गई होती है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। डिटेक्टिव का गार्ड तुरंत ही अपने पुराने पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। इधर हमले के बाद डिटेक्टिव की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए ओलिवर उनके लिए चाय बनाकर लाती है। रूवीना ये देखकर कहती है कि किचन का राशन तो खत्म हो गया था। इस पर ओलिवर कहती है कि ये चाय पार्टी की बच गई थी और मुझे शायद आपकी अलमारी से मिल गया। अब डिटेक्टिव उस चाय को पीते हैं। इधर उनका गार्ड पुलिस को बुलाता है। यही मिस रेनॉल्ड्स के दोनों असिस्टेंट बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, वो हमारा वहाँ जाने का टिकट थी। डिटेक्टिव इनकी बातें सुन लेते हैं। यहाँ सभी लोग ये सोचते हैं कि आखिर मिस रेनॉल्ड्स नीचे कैसे गिरी। सभी अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं। ये लोग डरे हुए भी थे, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव इस घर से निकलने के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मिस रेनॉल्ड्स खुद ही नहीं गिरी हैं, बल्कि उनका मर्डर हुआ है और ये मर्डर एलिसिया की मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हमें पता चला कि एलिसिया मरी नहीं थी बल्कि उसका मर्डर हुआ है और शायद कातिल हम में से ही कोई है। उसे लगा होगा कि कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए, इसीलिए उसने मिस रेनॉल्ड्स को भी मार दिया। डिटेक्टिव अपने गार्ड से कहते हैं कि पुलिस से बोलो वो लोग लौट जाएं, क्योंकि अब हरक्यूल पोयरो ये केस सुलझाएंगे। अब डिटेक्टिव पोयरो वॉशरूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो सारी चीजों को देखने लगते हैं। डिटेक्टिव को सबसे पहले ओलिवर पर शक होता है, क्योंकि सबसे पहले मिस रेनॉल्ड्स की बॉडी ओलिवर ने ही देखी थी। लेकिन डिटेक्टिव कहते हैं कि एक लेखक इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो मर्डर करके वहीं रुक जाए, यानी कि तुमने वो मर्डर नहीं किया। डिटेक्टिव ओलिवर से कहते हैं कि इस केस को सुलझाने में तुम मेरी मदद करो और सबसे पूछताछ की एक लिस्ट बनाओ। ओलिवर तुरंत ही तैयार हो जाती है। वो रूवीना को पूछताछ के लिए बुलाने जाने लगती है। तभी एक जगह पर ओलिवर को एलिसा का वही टॉय बाबा मिलता है। डिटेक्टिव और ओलिवर ये सोचने लगते हैं कि आखिर उस रूम से ये टॉय यहाँ कैसे आया। ये लोग रूवीना को बुलाकर उससे पूछते हैं कि जब ये मर्डर हुआ तो तुम कहाँ थी। इस पर रूवीना बताती है कि हम लोग म्यूजिक रूम में थे और उस वक्त 12 बज रहे थे। फिर जैसे ही हमने आवाज सुनी तो हम लोग भागते हुए बाहर आए। ये सब जानकर डिटेक्टिव रूवीना से पूछते हैं कि इस बालकनी के ऊपर क्या है। ये सुनकर रूवीना इन दोनों को ऊपर ले जाती है और बताती है कि यहाँ एक गार्डन था और हमने यहाँ पर मधुमक्खियां भी पाल रखी थी, जो कि जंगली फूलों से शहद बनाती थी। यही रूवीना किसी मेटल की चीज को अपने पैर से साइड करती है। तभी डिटेक्टिव रूवीना से पूछते हैं कि मिस रेनॉल्ड्स और आपकी जान पहचान कैसे हुई। रूवीना कहती है कि मिस रेनॉल्ड्स के बारे में मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने मुझे एस्पेजिया नाम से पुकारा था और इस नाम से सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे बुलाती थी। इसके बाद ही हमारी जान पहचान हुई। रूवीना बताती है कि मेरी बेटी के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं ओपेरा सिंगर बनी, लेकिन अब उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी आवाज भी चली गई है। रूवीना बताती है कि मैंने अपनी शादी के कई रिश्तों को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरी बेटी को पहले इंसान से ही प्यार हो गया, मगर वो शेफ मैक्सिन मतलब ही था, उसे सिर्फ मेरी बेटी के पैसों से प्यार था। रूवीना कहती है कि जब उन दोनों की एंगेजमेंट हुई तो मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने अपने इसी गार्डन के सारे फूल तोड़ दिए और इस्तांबुल यानी कि तुर्की चली गई। लेकिन फिर शायद मैक्सिम को पता चल गया होगा कि एलिसिया इतनी भी अमीर नहीं है, इसी वजह से उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। रूवीना कहती है कि मुझे ये सब जानकर काफी खुशी हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद एलिसिया की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और फिर क्या हुआ ये सब जानते हैं। अब इसके बाद डिटेक्टिव और ओलिवर ओल्गा से पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव ओल्गा से पूछते हैं कि जब ये सब हुआ तो आप कहाँ थी। ओल्गा उन्हें बताती है कि मैं भी रूवीना के साथ म्यूजिक रूम में थी और मैं घड़ी देख रही थी और हम ठीक 12 बजे वहीं मौजूद थे। इसके बाद डिटेक्टिव ओल्गा से और भी सवाल पूछते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस घर की देखभाल करने से पहले ओल्गा एक नन थी और वो चर्च से जुड़ी हुई भी थी, लेकिन फिर उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया। उन्होंने उस आदमी से शादी कर ली और नन की जिंदगी को छोड़कर आम जिंदगी जीने लगी। और ओल्गा काफी धार्मिक भी थी, इसी वजह से वो शुरू से ही मिस रेनॉल्ड्स के काम को शैतानी काम कह रही थी। डिटेक्टिव को ये सब जानने के बाद शक होता है कि कहीं धार्मिक होने की वजह से ही तो ओल्गा ने मिस रेनॉल्ड्स को मार तो नहीं दिया। खैर अब तभी डिटेक्टिव को किसी बच्चे की आवाजें आने लगती हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि असल में नहीं थी। डिटेक्टिव किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और फिर ओल्गा से पूछते हैं कि ये सब तो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, तो आप इतनी धार्मिक होकर भी इस आह्वान के लिए कैसे रुक गई। लेकिन ओल्गा इस बात का जवाब देने से मना कर देती है। फिर डिटेक्टिव पूछते हैं कि आप जब नन थी तो आपके संत को मानती थी। ओल्गा कहती है कि मैं मारिया संत को मानती थी। ये सुनकर डिटेक्टिव को टाइपराइटर से उस वक्त लिखा एम याद आता है। इन सारी बातों को जानने के बाद डिटेक्टिव को ओल्गा पर शक होता है कि वो एलिसिया और मिस रेनॉल्ड्स को मार सकती है। अब इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर के पास जाते हैं, जिन्होंने मिस रेनॉल्ड्स की बॉडी की जांच कर ली होती है। डॉक्टर कहता है कि इनकी मौत की वजह किसी भी तरह से रहस्यमय नहीं लगती, ये बस ऊपर से गिरी और स्टेचू पर लटक कर मर गई। मगर डिटेक्टिव कहते हैं कि आप कहीं कुछ इग्नोर तो नहीं कर रहे। डिटेक्टिव कहते हैं कि इनकी कलाई को देखो, इनकी घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई है। इसका मतलब है कि 12 बजने के कुछ मिनट बाद ही किसी ने इन्हें ऊपर से धक्का दे दिया होगा और इनकी घड़ी स्टेचू से टकराकर खराब हो गई और उसी टाइम पर रुक गई। डॉक्टर कहता है कि हाँ, ये डिटेल मुझसे छूट गई। ये डॉक्टर काफी घबराया हुआ होता है और अपना आपा खोने लगता है। तभी डॉक्टर का बेटा लियोपोल्ड उसे शांत कराता है। डिटेक्टिव डॉक्टर को देखकर सब समझ जाते हैं कि डॉक्टर किसी ट्रॉमा का शिकार है। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैं आर्मी में था और मैंने कई सारी ऐसी चीजें देखी थी जिन्होंने मेरी आत्मा को अंदर से झिंझोड़ दिया था।
और उन घटनाओं को देखने की वजह से ही मैं ट्रॉमा का शिकार हो गया। डिटेक्टिव ये सारी बातें जानने के बाद कहते हैं कि तुम ट्रॉमा का शिकार थे, लेकिन फिर भी तुमने एलिसिया का इलाज क्यों किया? इस पर डॉक्टर कहता है कि रूवीना के कहने पर मैंने एलिसिया का इलाज किया। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि डॉक्टर रूवीना से प्यार करता है, इसी वजह से वो रूवीना को मना नहीं कर पाया। अब डॉक्टर के बयान के बाद डिटेक्टिव पोयरो यहाँ से चले जाते हैं। वो दोबारा वॉशरूम में आते हैं। उनके साथ अजीब चीजें हो रही थी। वो वाटर टैप को चालू करते हैं, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकलता। अचानक उन्हें अपने पीछे एलिसिया की आत्मा दिखती है, फिर वो गायब हो जाती है। तभी वाटर टैप से गर्म पानी निकलने लगता है। डिटेक्टिव पोयरो ये सब देखकर घबरा जाते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर उन्हें लियोपोल्ड मिलता है। वो कहता है कि आप मुझसे पूछताछ कब करोगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। डिटेक्टिव देखते हैं कि लियोपोल्ड इतनी सी उम्र में एडगर एलन पो की डरावनी कहानियां पढ़ रहा है। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए, लेकिन लियोपोल्ड बिल्कुल बड़ों की तरह बिहेव करता है। लियोपोल्ड बताता है कि मैं और मेरे डैड रात के 12 बजे किचन में एक साथ थे। फिर वहाँ मिस रेनॉल्ड्स के दोनों असिस्टेंट भी आ गए थे, जिससे वो दोनों भी शक से बाहर हो जाते हैं। डिटेक्टिव इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं। तभी लियोपोल्ड कहता है कि आप वाटर टैप बंद करना भूल गए। डिटेक्टिव पीछे देखते हैं तो सच में वाटर टैप चालू थे। डिटेक्टिव उन्हें बंद कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ समय से मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। लियोपोल्ड समझ जाता है कि डिटेक्टिव भी उन बच्चों की आवाजों को सुन पा रहे हैं। लियोपोल्ड कहता है कि मैं भी उन आत्माओं से बात कर सकता हूँ और उनमें से कुछ मेरी दोस्त भी हैं। लियोपोल्ड की सारी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओलिवर उन्हें मिलती है। इसके बाद ओलिवर और डिटेक्टिव मिस रेनॉल्ड्स के दोनों असिस्टेंट से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान इन्हें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन यूरोप के हंगरी विलेज से यहाँ पर आए हैं और अपनी आइडेंटिटी बदलकर यहाँ रह रहे हैं। ये दोनों पहले चोरी भी कर चुके हैं और फिर ये मिस रेनॉल्ड्स के साथ मिल गए। यहाँ इन दोनों भाई बहन से अलग अलग रूम में पूछताछ की जा रही थी। दोनों भाई बहन एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं, जिससे डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। डिटेक्टिव डेस्डेमोना से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि मिस रेनॉल्ड्स तुम्हारा कहीं पहुंचने का जरिया थी, आखिर तुम लोग कहाँ जाने वाले थे? इस पर डेस्डेमोना कहती है कि हम लोग अमेरिका के मिजोरी शहर जाना चाहते हैं। डेस्डेमोना कहती है कि वहाँ जाने के पैसे इकट्ठा होने तक ही हम मिस रेनॉल्ड्स के साथ काम कर रहे थे। ये सब जानकर डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया होगा और तुमने मिस रेनॉल्ड्स से पैसे चुराने शुरू कर दिए होंगे। मिस रेनॉल्ड्स को ये सब पता चल गया होगा और उन्होंने तुम्हें धमकी दी होगी कि वो पुलिस को ये सब बता देंगी। पुलिस के डर से आज तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर मिस रेनॉल्ड्स का काम तमाम कर दिया। ये सारी बातें सुनकर डेस्डेमोना यहाँ से भागने लगती है। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहनों को कुर्सी पर बांध दिया जाता है। डेस्डेमोना कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। डिटेक्टिव को भी लगता है कि ये दोनों भाई बहन मिस रेनॉल्ड्स को नहीं मार सकते, क्योंकि उस वक्त ये दोनों किचन में डॉक्टर और उनके बेटे के साथ थे। अब डिटेक्टिव और लोगों से पूछताछ करने जाते हैं। तभी पूरे घर में से उन्हें अजीब आवाजें आने लगती हैं। डिटेक्टिव को नीचे किसी की परछाई दिखती है। वो उसके पीछे जाते हैं और उन्हें एक रूम में एक बच्ची दिखती है। डिटेक्टिव उससे बात करते हैं। तभी यहाँ मिस ओलिवर आ जाती हैं। फिर तभी वो बच्ची भी गायब हो जाती है। तभी पूरे घर में से सबको जोरदार आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग तुरंत नीचे आते हैं। ये सब घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि ये बच्चों की आत्माओं की आवाज है, लेकिन डिटेक्टिव कहते हैं कि ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। अब सभी लोग बेसमेंट के पास जाते हैं। डिटेक्टिव एक लैंप लेकर बेसमेंट में चेक करने जाते हैं। नीचे डिटेक्टिव को कई सारी अजीब चीजें दिखती हैं। ऊपर डॉक्टर की हालत अब फिर से खराब होने लगती है। तभी मैक्सिम उसके पास आता है, लेकिन डॉक्टर अपना आपा खो बैठता है और मैक्सिम को मारने लगता है। इससे इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नीचे डॉक्टर और उनके गार्ड देखते हैं कि तूफानी लहरें और एक टूटी हुई लकड़ी बेसमेंट से टकरा रही थी, जिस वजह से वो आवाज आ रही थी। अब तभी अंदर पानी आने लगता है और एक स्केलेटन में से कई सारी मधुमक्खियां निकलती हैं। ऊपर डॉक्टर मैक्सिम को मार रहा था। तभी डॉक्टर का बेटा लियोपोल्ड बीच में आकर अपने डैड को शांत करा देता है। फिर डिटेक्टिव भी ऊपर आ जाता है। ये लोग डॉक्टर को दवाइयां देते हैं और डॉक्टर दवाई लेकर सो जाता है। ये लोग डॉक्टर को म्यूजिक रूम में छोड़ देते हैं ताकि वो आराम कर सकें, और म्यूजिक रूम साउंड प्रूफ होता है, जिस वजह से इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आती। रूवीना उस रूम को लॉक करके चाबी डिटेक्टिव को दे देती है ताकि डिटेक्टिव के अलावा कोई भी उस रूम में ना जा पाए। अब इसके बाद डिटेक्टिव मैक्सिम से पूछताछ करते हैं। यहाँ सबको लगता है कि एलिसिया का मर्डर मैक्सिम नहीं किया होगा, लेकिन मैक्सिम मना करता है। तभी कुछ काटते हुए चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। ओलिवर उससे कहती है कि शहद लगा लो, ये पुराना नुस्खा है। मैक्सिम वहाँ रखा शहद लगा लेता है। वो शहद को चखता है और कहता है कि ये शहद जंगली तो नहीं लग रहा, पता नहीं ये कौन सा शहद है। अब तभी उसकी जेब से एक फोटो गिरती है जो कि एलिसिया की थी। उस तस्वीर को देखकर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि मैक्सिम एलिसिया से सच्चा प्यार करता था, तभी तो वो आज भी उसकी तस्वीर अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। डिटेक्टिव कहते हैं कि इतने प्यार के बाद भी तुमने उससे एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? इस पर मैक्सिम अब बताता है कि एलिसिया से शादी करना मतलब उसकी मॉम से शादी करना था। उनके लिए एलिसिया के लायक कोई भी नहीं था। रूवीना एलिसिया के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती थी। मैक्सिम कहता है कि एंगेजमेंट होते ही एलिसिया की माँ रूवीना अपना गार्डन तोड़कर विदेश चली गई और एलिसिया अपने आप को इस सबके लिए दोषी समझने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि एलिसिया कभी भी मुझसे उतना प्यार नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी। मैक्सिम कहता है कि जब मुझे पता चला था कि एलिसिया बीमार है तो मैं वापस वेनिस आया था, लेकिन तब रूवीना ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया और ना ही मेरे लिखे लेटर्स उस तक पहुंचाए। फिर अगली बार जब मैंने एलिसिया को देखा तो वो मर चुकी थी और कॉफिन में थी। मैक्सिम ये सारी बातें बताते हुए काफी इमोशनल हो जाता है। तभी डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाओ, क्योंकि अब तक ये पता नहीं चला है कि आखिर मैक्सिम को यहाँ किसने बुलाया। डिटेक्टिव उसके इन्विटेशन को देखते हैं, लेकिन उससे इन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता। तभी फिर से डिटेक्टिव को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही उस इन्विटेशन पर लिखे वर्ड से उन्हें कुछ लेटर्स उभर कर दिखने लगते हैं, जो कि मिलकर एप्पल वर्ड बनाते हैं।
अब तभी डिटेक्टिव को चक्कर आने लगते हैं। ओलिवर उन्हें यहाँ से ले जाती है। फिर इसके बाद डिटेक्टिव के गार्ड की पूछताछ की बारी आती है। डिटेक्टिव ओलिवर और गार्ड दोनों से एक साथ पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव अपने गार्ड से पूछते हैं कि आखिर तुम पुलिस वाले कैसे बने। इस पर गार्ड कहता है कि मेरे पिता भी पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए मैं भी पुलिस ऑफिसर बन गया। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम पिछले साल ही रिटायर हो गए, जो कि काफी अजीब बात है। और इस घर में जब मिस रेनॉल्ड्स का मर्डर हुआ तो तुमने तुरंत जाकर फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगे। ये भी काफी अजीब बात थी, क्योंकि फोन को ढक कर रखा गया था और तुम्हें पहले से ही पता था कि फोन कहाँ रखा है, जिसका मतलब है कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। इस पर गार्ड अब राज खोलता है और बताता है कि जिस दिन एलिसिया की मौत हुई थी उस दिन मैं ही ड्यूटी पर था और मैंने ही यहाँ आकर एलिसिया की बॉडी को पानी से निकाला था और उस केस की वजह से ही मैं इस घर को जानता हूँ। गार्ड कहता है कि फिर उसके अगले दिन ही मैं रिटायर हो गया। डिटेक्टिव कहते हैं कि फिर कुछ समय बाद तुम मेरे गार्ड बने, जो कि किसी भी इंसान को मेरे पास नहीं आने देते थे, लेकिन ओलिवर जो कि तुम्हारे लिए एक अनजान इंसान थी, उसके दिए एप्पल को तुम आसानी से मेरे पास ले आए। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम दोनों मिस रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि मिस रेनॉल्ड्स को एलिसिया की जानकारी तुमने यानी कि उस गार्ड ने दी, जो कि उसके केस से जुड़ा हुआ था, और साथ ही वो दरवाजों को खुद ही खुलना, ये सब ओलिवर की चाल थी, जो कि मुझे भटकाना चाहती थी। ये सब इन तीनों ने इसलिए किया था क्योंकि इस काम के गार्ड को पैसे मिले थे। ओलिवर को अपनी बुक लिखने के लिए एक स्टोरी मिल रही थी और साथ ही इस काम के बाद मिस रेनॉल्ड्स फेमस हो जाती। लेकिन ये सारी चीजें तब बिगड़ गईं जब यहाँ किसी ने मिस रेनॉल्ड्स का मर्डर कर दिया। ओलिवर ये सारी बातें मान लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्सिम को इन्विटेशन भी ओलिवर ने ही भेजा था। डिटेक्टिव पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने मिस रेनॉल्ड्स को मारा है, लेकिन ओलिवर और गार्ड मना कर देते हैं। तभी डेस्डेमोना यहाँ भागती हुई आती है और कहती है कि म्यूजिक रूम में डॉक्टर के साथ कोई और भी है और चीखों की आवाजें आ रही हैं, हमें चाबी चाहिए। ये सुनकर ये लोग बाहर आते हैं। डिटेक्टिव अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोलते हैं और यहाँ इन्हें डॉक्टर मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस रूम की चाबी तो डिटेक्टिव के पास थी और यहाँ कोई और भी नहीं था। तो आखिर डॉक्टर को किसने मारा? अब तो ओलिवर और गार्ड पर भी शक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो डिटेक्टिव के साथ थे, यानी कि मिस रेनॉल्ड्स और डॉक्टर को मारने वाला कोई और ही है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी रूवीना कहती है कि ये एक डॉक्टर थे और मिस रेनॉल्ड्स एक नर्स थी, और उस पुरानी कहानी के मुताबिक उन अनाथ बच्चों को एक डॉक्टर और नर्स ने ही मरने के लिए छोड़ दिया था, यानी कि उन बच्चों की आत्माओं ने ही मिस रेनॉल्ड्स और डॉक्टर को मारा है। मगर डिटेक्टिव अब भी इन आत्माओं वाली बातों पर विश्वास नहीं करते। सभी लोग इस रूम से चले जाते हैं। तभी ओल्गा यहाँ रह जाती है और कहती है कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों रुक गई। ओल्गा बताती है कि जब एलिसिया बीमार थी तो रूवीना दिन रात एलिसिया के पास बेड पर बैठी रहती थी, लेकिन फिर एक रात ओल्गा ने उससे कहा कि आप जाकर आराम कर लो, मैं एलिसिया के पास बैठ जाती हूँ। ओल्गा के कहने पर रूवीना वहाँ से चली गई। ओल्गा कहती है कि लेकिन फिर आधी रात के बाद मुझे भी आवाजें सुनाई देने लगी। ओल्गा कहती है कि मैं डर गई और वहाँ से चली गई, और तब शायद एलिसिया की आंख खुल गई होगी और वो बालकनी से नीचे कूद गई। ओल्गा इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझ रही थी। तभी डिटेक्टिव को एलिसिया के बचपन की एक फोटो दिखती है, जिसमें एलिसिया बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी एक बच्ची को डिटेक्टिव ने यहाँ पर देखा था। डिटेक्टिव समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही एलिसिया के रूम में जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव को एलिसिया की आत्मा दिखने लगती है। तभी पैरट वहाँ रखे चाय के कप को नीचे गिरा देता है और वो टूट जाता है। डिटेक्टिव उस टूटे हुए कप को देखते हैं और यहाँ डिटेक्टिव को फोटो का दूसरा हिस्सा मिलता है, जिसका पहला हिस्सा मैक्सिम के पास था। अब इसके बाद डिटेक्टिव सबके सामने आते हैं। उन्होंने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया था और डिटेक्टिव को अब पता चल चुका था कि आखिर किसने ये दोनों मर्डर किए हैं। डिटेक्टिव सबको बताते हैं कि डॉक्टर और मिस रेनॉल्ड्स दोनों के मर्डर की वजह एलिसिया का मर्डर है और एलिसिया को उसकी खुद की माँ रूवीना ने ही मारा था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रूवीना कहती है कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती, लेकिन डिटेक्टिव बताते हैं कि तुम्हारी छोटी बेटी जब बड़ी हो गई और वो किसी से प्यार करने लगी तो तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम अपने गार्डन के फूल तोड़कर तुर्की चली गई। लेकिन जब तुम यहाँ दोबारा वापस आई तो तुमने अपने गार्डन में दोबारा से फूल लगाए, मगर वो फूल इस बार अलग थे और उनका रस जहरीला था, और जब मधुमक्खियों ने उन फूलों से शहद को बनाया तो वो शहद भी जहरीला बना। डिटेक्टिव कहते हैं कि जब पहला मर्डर हुआ तो तब से ही मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आत्माओं को देख पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें असल में हेलुसिनेशन है, जो कि मुझे उसी शहद से बनी चाय पीने की वजह से शुरू हुए हैं, और वो शहद ओलिवर को रूवीना की अलमारी से मिला था। डिटेक्टिव बताते हैं कि रूवीना जब गुस्सा होकर तुर्की गई तो तब रूवीना को उन फूलों के बारे में पता चला, और फिर वापस आकर रूवीना ने जानबूझकर वो फूल अपने गार्डन में लगाए और उनसे बने शहद को वो रोज थोड़ा थोड़ा चाय में मिलाकर अपनी बेटी को देने लगी, ताकि उसकी बेटी कभी भी उससे दूर ना जा पाए। और उस जहरीले शहद की चाय पीने की वजह से ही एलिसिया को भ्रम होते थे और उसे लगता था कि उसे आत्माएं दिख रही हैं। इसके बाद एक रात ओल्गा, जिसे कुछ भी नहीं पता था, उसने एलिसिया के पास बैठने की जिम्मेदारी ली, मगर फिर उसी रात एलिसिया नींद से जाग गई। वो तड़प रही थी। तब ओल्गा ने वही किया जो रूवीना अक्सर किया करती थी। ओल्गा ने उसी शहद से चाय बनाकर एलिसिया को दी, लेकिन ओल्गा इस बात से बेखबर थी कि वो शहद जहरीला था, और ओल्गा ने उस चाय में कुछ ज्यादा ही शहद मिला दिया, और उस चाय को पीने की वजह से एलिसिया की नींद में ही मौत हो गई। ओल्गा घबरा गई और उसी रात यहाँ से चली गई। कुछ समय बाद जब रूवीना जागी तो उसने अपनी बेटी को मरा हुआ पाया। रूवीना को काफी दुख हुआ, लेकिन साथ ही इस सब में रूवीना की ही गलती थी और पुलिस रूवीना को ही पकड़ती। इसीलिए रूवीना ने अपनी बेटी के पीछे अनाथ बच्चों की आत्माओं का निशान बनाया और उसे खुद ही बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस के सामने ये मौत सुसाइड बन गई और लोगों के लिए अनाथ बच्चों की आत्माओं वाली कहानी सच हो गई।
मगर चीजें यही नहीं रुकी। अचानक एक दिन मिस रूवीना के पास एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि मुझे सच्चाई पता है, ब्लैकमेलर ने रूवीना से काफी पैसे लिए, लेकिन रूवीना को पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसे ब्लैकमेल कौन कर रहा है। रूवीना के मुताबिक वो ब्लैकमेलर डॉक्टर हो सकता था क्योंकि उसने ही एलिसिया का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी मिस रेनॉल्ड्स भी ब्लैकमेलर हो सकती थी क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखकर रूवीना को ऐसी बातें बताई थी जो सिर्फ उनकी बेटी ही जानती थी। अब रूवीना को किसी भी तरह ब्लैकमेलर को मारना था, इसीलिए रूवीना ने अपने घर में हैलोवीन की रात जानबूझकर आह्वान रखा और मिस रेनॉल्ड्स को बुलाया। फिर रात के 12 बजते ही उसने मिस रेनॉल्ड्स के कपड़े देखकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन रूवीना समझ गई कि ये डिटेक्टिव है, इसीलिए रूवीना वहां से भाग गई। इसके बाद उसने मिस रेनॉल्ड्स को पकड़ा और उन्हें ऊपर से धक्का दे दिया और जान से मार दिया। ये सब सुनकर रूवीना कहती है कि 12 बजे तो मैं ओल्गा के साथ म्यूजिक रूम में थी, लेकिन डिटेक्टिव बताते हैं कि म्यूजिक रूम साउंड प्रूफ है, इसीलिए जब बाकी घड़ियों में 12 बजे तो बेल की आवाज म्यूजिक रूम में नहीं गई और म्यूजिक रूम वाली घड़ी में रूवीना ने पहले ही टाइम पीछे कर दिया था। इसी वजह से ओल्गा ने जब घड़ी देखी तो उसमें तब 12 बजे जब तक रूवीना अपना काम करके वापस आ चुकी थी। ये सब सुनकर गार्ड पूछता है कि आखिर डॉक्टर को रूवीना कैसे मार सकती है, क्योंकि डॉक्टर जिस रूम में लॉक था उस रूम की चाबी तो तुम्हारे पास थी। इस पर डिटेक्टिव बताते हैं कि रूवीना ने घर के दूसरे फोन से म्यूजिक रूम में डॉक्टर के पास कॉल की और उसे धमकाया कि अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बेटे लियोपोल्ड को जान से मार दूंगी। डॉक्टर अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए ही डॉक्टर ने खुद को ही जान से मार लिया और इस तरह डॉक्टर भी मर गया। मतलब रूवीना ने ही ये तीनों मर्डर किए हैं। ये सारी बातें जानकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी रूवीना कहती है कि वो सब बस एक हादसा था। रूवीना अब यहाँ से छत की तरफ भागती है, डिटेक्टिव उसके पीछे जाते हैं। तभी ऊपर जाकर रूवीना वही हथियार उठा लेती है। अचानक बिजली चमकती है और हम रूवीना के पीछे एक आत्मा को देखते हैं। वो आत्मा रूवीना के पीछे एक हाथ रखती है और रूवीना भी ऊपर से नीचे गिर जाती है। इस तरह अब रूवीना की भी यहाँ डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद सुबह होती है। तूफान और तेज बारिश अब थम चुकी थी। डिटेक्टिव पोयरो ने पूरा केस सुलझा लिया था। पुलिस यहाँ आकर तीनों बॉडीज को अपने साथ ले जाती है। ओलिवर, गार्ड और ओल्गा तीनों के बारे में डिटेक्टिव पुलिस को कुछ भी नहीं बताते और रूवीना की मौत को भी एक आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। डिटेक्टिव आखिर में लियोपोल्ड के पास जाते हैं जो कि अब ओल्गा के साथ रहने वाला था। डिटेक्टिव लियोपोल्ड से कहते हैं कि तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़े हो। वो लियोपोल्ड से कहते हैं कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कभी भी तुम खुद को जिम्मेदार मत समझना। तभी लियोपोल्ड कहता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से ही हुई हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ब्लैकमेलर पैसों के लिए रूवीना को ब्लैकमेल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लियोपोल्ड था। उसे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन लियोपोल्ड को पैसे अपने लिए नहीं चाहिए थे बल्कि उसे पैसे घर खर्च के लिए चाहिए थे क्योंकि उसके डैड बीमार थे। लियोपोल्ड कहता है कि मैंने वो पैसे सिर्फ घर खर्च में ही इस्तेमाल किए हैं और बाकी के पैसे वैसे ही रखे हुए हैं, मैंने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। ओल्गा ये सब जानकर चौंक जाती है। डिटेक्टिव लियोपोल्ड से कहते हैं कि उन पैसों को अच्छी जगह इस्तेमाल करो और अपनी गलतियों को सुधारो। इसके बाद सभी लोग इस घर से जाने लगते हैं। ओल्गा मिस रेनॉल्ड्स के दोनों असिस्टेंट से कहती हैं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, तुम्हें अमेरिका जाना है ना, हम तुम्हें टिकट के पैसे दे देंगे। ये सुनकर डेस्डेमोना और निकोलस ओल्गा के साथ जाने लगते हैं। ओलिवर भी डिटेक्टिव के पास आती है और कहती है कि अब ये घर हॉन्टेड नहीं रहा, सारे राज खुल चुके हैं। लेकिन डिटेक्टिव ओलिवर को नहीं बताते कि छत पर उन्होंने असल में एक आत्मा को देखा था। अब इसके बाद डिटेक्टिव वापस अपने घर लौट जाते हैं। उनके विचार अब पूरी तरह से बदल चुके थे और वो रिटायरमेंट की जिंदगी को छोड़ देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव के पास वही आदमी आता है जो कहानी की शुरुआत में उनके पास अपना केस लेकर आया था। डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो उसके केस को सुलझाने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।